नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस न्यूज़ को जो है इसको सुन रहे होंगे कि चाइना की जो करेंसी है युआन, वो इंटरनेशनलाइज हो रही है। यानी कि चाइना की करेंसी का जो इस्तेमाल है दुनिया भर की कंट्रीज कर रही हैं, ना कि सिर्फ चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए बल्कि बाकी भी आपस में दूसरे कंट्री के साथ, तीसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए। हाल में ऐसी भी न्यूज़ आई कि रशिया के बार बार इस चीज़ को कहने के बाद इंडियन कंपनी जो है उसको हाल में ही युआन में पेमेंट करना ही पड़ा रशियन ऑयल के लिए, रशिया की कंपनीज को, रशिया के गवर्नमेंट को आप लोग कह सकते हो। और ये जो चीज़ है इसको आप लोग कह सकते हो कि एक सेटबैक बताया जा रहा था इंडिया के लिए, क्योंकि चाइना का जो युआन है या फिर इंडिया की जो रुपी है, ये दोनों ही आपस में कम्पीट कर रहे थे। डी डॉलराइजेशन का जो टाइम है उसमें कौन सी जो करेंसी है वो रुपये को रिप्लेस कर पाती है। अब जाहिर सी बात है, चाइना की जो इकोनॉमी की साइज है उसको देखते हुए जो युआन है उससे कम्पीट तो इंडिया नहीं कर पाएगा कम्प्लीटली, लेकिन फिर भी अपना अपना स्पेस जो है वो क्रिएट करने की बात हो रही थी यहाँ पर, जिसमें चाइना जो है वो थोड़ा बहुत आगे निकलता जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि अब चाइना की जो करेंसी है उसके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल यहाँ की जो करेंसी है ना युआन ने एक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री जो है वो शो करना हाल में शुरू किया है। युआन गिरता जा रहा है, काफ़ी टाइम से ही गिरता जा रहा है, और अभी ये जो इसका डाउनफॉल है ये थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो कि क्युमुलेटिवली बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस ईयर की शुरुआत से 7% से ज़्यादा डॉलर के कंपैरिजन में जो युआन है वो गिर चुका है, जिसके चलते चाइना के जो खुद के सिटीजन हैं, चाइना के जो पीपल है वो भी इसको डिच करने लगे। वो भी युआन में जो एसेट्स है उसको छोड़ के जो हांगकांग के डॉलर है उसमें अपने एसेट जो है वो खरीदने लगे हैं। फिर रुपी के अगेंस्ट में भी ऐसा बताया जा रहा है कि युआन जो है वो 6% से ज़्यादा से गिर चुका है। इसको भी हम लोग आगे देख लेंगे पूरा जो ग्राफ है उसके थ्रू। और इसके चलते हो क्या रहा है कि इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है। कैसे? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि चाइना का जो युआन है वो गिर गया है, उसकी वजह से जो इंडिया है उसमें ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेड है ये चीपर हो चुका है। होता क्या है ना कि इंडिया के इम्पोर्टर्स जो होते हैं वो चाइना से अगर कोई सामान खरीदते हैं तो इसके लिए जो पेमेंट है वो ये करते हैं यूएस के डॉलर में, और युआन का डॉलर के कंपैरिजन में गिरना और ये जो पेमेंट है ये डॉलर में करना, इससे आप लोग ये समझ पा रहे होगे कि अगर युआन गिर गया तो जो पेमेंट है उसके लिए इक्वल साइज के पेमेंट के लिए कम डॉलर इंडिया से देना पड़ेगा। तो इससे जो फायदा है वो इंडिया के इंपोर्टर्स का भी होगा। एक तरीके से इंपोर्ट जो है वो आप लोग कह सकते हो कि सस्ता हो गया, और जब ये जो इंपोर्ट सस्ता हो गया ना तो ये प्रोडक्ट जो चाइना से मंगाया गया है जब ये इंडिया के मार्केट में बिकेगा तो ये भी सस्ता बिकेगा, जिससे इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो आप लोग कह सकते हो कि कम होगा। तो एक तरीके से आप लोग जो ये पूरी सिचुएशन है इसको ऐसे समझ सकते हो कि चाइना का जो युआन है इसके डाउनफॉल को इंडिया के इन्फ्लेशन में इंपोर्ट किया जा रहा है। इसका फायदा इंडिया के इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हो रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो सस्ता पड़ रहा है, और वो सस्ता पड़ रहा है तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो भी सस्ता पड़ रहा है लोगों को, इंडिया के सिटीजन्स को। तो ये फायदा है जैसा कि मैंने आप लोग को बताया इस चीज़ के। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर एक ये जो ग्राफ है इसको देखो डॉलर और युआन का, इस ग्राफ के थ्रू भी हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। दरअसल हुआ क्या था ना कि काफ़ी टाइम से आप लोग को पता होगा कि कोविड आया, फिर कोविड के बाद से चाइना की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई। उसके बाद कोविड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी जो है वो चाइना लेके आया, जिसकी चलते उसकी जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि डाउन जाने लगी, क्योंकि बिल्कुल भी बिजनेस वगैरह बंद कर दिए थे चाइना ने। अपने लोगों को कह दिया था कि बिल्कुल बाहर घर से निकलो ही मत आप। तो उसकी वजह से भी आप लोग कह सकते हो कि जो इसकी इकोनॉमी है वो डाउन जाने लगी थी। अब होता क्या है ना कि जब इकोनॉमी डाउन जाती है, उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगती इकोनॉमी, तो इन्वेस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उस कंट्री में जिसकी इकोनॉमी डाउन जा रही है उसको छोड़ के निकलने लगते हैं। उस कंट्री के गवर्नमेंट के एसेट कह लो आप लोग, या फिर उस कंट्री में जो बिजनेसेस इस्टेब्लिश है उनके एसेट्स, उनके बॉन्ड्स वगैरह जो होते हैं उनको बेच के ये लोग बाहर निकलने लगते हैं। तो ऐसे में ये लोग करते क्या है कि जो लोकल करेंसी है उस कंट्री की उसको कन्वर्ट कर लेते हैं यूएस डॉलर में, और ये डॉलर लेके यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में हुआ क्या कि इन लोगों ने जो युआन है इस केस में, चाइना के केस में, इसको डंप किया, इसकी सप्लाई बढ़ी, डॉलर की जो डिमांड है वो जनरेट हुई। तो जिसकी डिमांड जनरेट हुई जाहिर सी बात है वो स्ट्रेंथन होगा, और जिसकी सप्लाई आई जाहिर सी बात है वो डाउन जाएगा। तो कोविड के बाद जब, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो बिजनेसेस है बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि डाउन चला गया था चाइना का, तो इन्वेस्टर्स बाहर निकलने लगे और युआन को डंप करने लगे और डॉलर खरीदने लगे। इसी वजह से ये आप लोग जो डाउनफॉल है युआन के प्राइसेस में वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर युआन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टूटा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि अराउंड नवंबर और दिसंबर की शुरुआत की ये बात है कि जो जीरो कोविड पॉलिसी है चाइना की उसको उसने ख़त्म किया, जिसके बाद एक बार फिर से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो
जो राइज है युआन का वो देखने को मिला थोड़ी देर के लिए। बहुत लोगों ने सोचा कि दोबारा अब चाइना जो है ये ग्रो करना शुरू करेगा, चाइना की इकोनॉमी, चाइना की करेंसी दोबारा अच्छे से रिकवर करेगी। लेकिन ज़्यादा टाइम तक ये जो चीज़ थी ये चल नहीं पाई और एक बार फिर से आप लोग कह सकते हो कि ये जो डाउनफॉल है, ये जो युआन का टूटना है, ये दिखने लगा। इसका अगर आप लोग कारण देखो तो सबसे पहले तो जो इकोनॉमी है वो चाइना की बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कोविड और इसके रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। उसके बाद आप लोग को देखो ना तो इसकी इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉइंट सुधर गए तो और कोई दिक्कत नहीं है। वाकई में चाइना की जो इसमें इकोनॉमी है वो अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। हाल में चाइना में रियल एस्टेट क्राइसिस आया था, आप लोग को पता होगा, अभी भी ये क्राइसिस है। और रियल एस्टेट जो है इसका कंट्रीब्यूशन चाइना की जो जीडीपी है उसमें मैं अगर आप लोग को बता दूं तो 1/3 के आसपास है। तो इतना बड़ा सेक्टर जब इसी की हालत ठीक नहीं होगी तो इसका पूरा असर आप लोग कह सकते हो कि चाइना की जो जीडीपी है उसमें भी देखने को मिलेगा। ये सेक्टर पूरा चाइना का ठप पड़ गया था। बहुत सी सिटीज ऐसी हैं जिसमें 20-30% जो प्राइस है रियल एस्टेट का वो तक डाउन हो चुका था। लोगों का भरोसा बिल्कुल भी रियल सेक्टर से उड़ गया था। और आप लोग कह सकते हो कि जो लोन लिया हुआ था लोगों ने अपने घर बनवाने के लिए और बाकी चीजों के लिए, उसके लिए भी आप लोग देखोगे ना तो ये जो मॉर्टगेज है वो पे करना बंद कर चुके थे, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था कि इससे कुछ फायदा होगा, आने वाले टाइम में अच्छा प्राइस मिलेगा इसका। इसी वजह से ये जो सेक्टर है ये डाउन जाने लगा और इसका असर फिर चाइना की इकोनॉमी में भी दिखने लगा। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो लास्ट ईयर जो चाइना की गर्मी थी उसको क्लाइमेट चेंज का बहुत अच्छा एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि रिटेलिएशन का एग्जाम्पल बताया जा रहा था। चाइना में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा हीट वेव पड़ा था पिछले साल, और जिसका असर भी उसकी इकोनॉमी में पड़ा और ये असर आज के टाइम तक दिख रहा है थोड़ा बहुत, आप लोग कह सकते हो। इन सब चीज़ों की वजह से इन्वेस्टर्स जो है वो भी पुल आउट हो गए चाइना की इकोनॉमी से। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि ट्रेड वॉर भी एक इश्यूज है यहाँ पर, यूएसए के साथ चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका भी थोड़ा बहुत असर दिखा चाइना पे। चाइना से जो प्रोडक्शन है वो भी धीरे धीरे जाने लगा। इन सब चीज़ों की वजह से चाइना की जो इकोनॉमी है ये धीरे धीरे अपनी जो प्रॉमिसिंग होती थी इसकी पहले उसको खोती जा रही है, वो स्टेटस अब ये खोती जा रही है। अब लोगों को उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये जो इकोनॉमी है लग नहीं रहा। अभी भी चाइना की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा दम है, दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ट्रस्ट है चाइना की इकोनॉमी से ये थोड़ा बहुत लोगों का डाउन होता जा रहा है। इसीलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि दोबारा चाइना का जो युआन है ये टूटा। और ऐसा बताया जाता है कि जनवरी के शुरुआत से लेके अभी तक ये 7.7% से ज़्यादा से टूट चुका है। और अच्छे से इसको समझने के लिए हम लोग इसका जो दूसरा ग्राफ है, इसका अपोजिट ग्राफ जो है वो देखते हैं, यूएसडी वर्सेस जो युआन का ग्राफ है वो देखते हैं, क्योंकि इसमें जो नंबर है वो आप लोग को 0.15 0.14 केवल ऐसे ही डिफरेंस मिलेगा, तो इसको उतना अच्छे से आप लोग समझ पाओगे नहीं। यूएसडी वर्सेस युआन का अगर आप लोग ग्राफ देखो ना यहाँ पर, तो 16 जनवरी से आप लोग कह सकते हो कि दोबारा ये ऊपर जाने लगा है। ऊपर जाने का मतलब यहाँ पर ये है यूएसडी वर्सेस युआन ग्राफ का कि युआन जो है वो कम हो रहा है। वो कम होगा तभी इस पूरे जो आप लोग कह सकते हो टर्म है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और यही इसीलिए ये यहाँ पर हो रहा है। जनवरी में अराउंड 6.7 के आसपास था युआन, $1 में आप लोग को इतना युआन मिल जाता, और आज के टाइम में आप लोग देखोगे ना तो 7.2 जो है इसके आसपास है। ये हो गई युआन और डॉलर की बात। इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इंडियन रुपए के कंपैरिजन में अगर युआन को देखो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप लोग को युआन जो है वो टूटते हुए दिखेगा। ये युआन वर्सेस आईएनआर का ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्राफ डाउन जाता है इसका मतलब युआन जो है वो ज़्यादा तेज़ी से टूट रहा है आईएनआर के कंपैरिजन में, यानी कि आईएनआर के कंपैरिजन में भी युआन जो है वो टूट रहा है। तो 9 फरवरी को इसका लास्ट हाई था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 12.1734 इसका लास्ट हाई था, और आज के टाइम में अगर आप लोग देखोगे ना तो 11.44 के ये आसपास है। 6.4% से ज़्यादा से जो युआन है वो आईएनआर यानी कि इंडियन रुपी के कंपैरिजन में भी टूट चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन करेंसी भी जो है ना वो भी युआन से ज़्यादा स्टेबल रही है हाल के टाइम में, जिसका कारण जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि चाइना का जो इकोनॉमिक वूज है उससे जो लोग हैं वहाँ पर उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। प्रोडक्शन कम होगी तो आप लोग को पता होगा कि क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है। अनएम्प्लॉयमेंट आती है तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, पैसा कम होता है तो डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो फिर इसके चलते और जो प्रोडक्शन है वो कम करनी पड़ती है। इसी सब चीज़ों का नुकसान जो है वो चाइना को हो रहा है। और देखो इतना ज़्यादा जो कॉन्फिडेंस है चाइना के लोगों का वो कम हो चुका है। आलम यहाँ तक पहुँच चुका है कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो चाइनीज़ जो आप लोग कह सकते हो एसेट्स है उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे, चाइना से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह नहीं ले रहे, बल्कि हांगकॉन्ग की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह ले रहे हैं। दरअसल हो सकता है आप लोग को पता भी हो कि हांगकॉन्ग जो है वो है तो चाइना के फ्लैग के अंदर ही,
लेकिन एक अलग इकोनॉमी है, थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट इकोनॉमी आप लोग कह सकते हो। वहाँ की अलग करेंसी भी, हांगकांग डॉलर जिसको कहा जाता है। तो चाइना के जो लोग हैं वो यहाँ की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है चाइना की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो अगर कोई खरीदेगा तो ये पेमेंट साल 2 साल बाद जो करेंगी वो किस में करेंगी, वो करेंगी युआन में। और युआन जैसा कि हम लोग ने देखा कि इतना ज़्यादा टूट चुका है, इनका कॉन्फिडेंस इतना टूट चुका है कि हम लोग युआन जो है उसमें पेमेंट लेके करेंगे ही क्या। 100 युआन की अगर हम लोग को पेमेंट मिलती हुई है तो इसके वैल्यू जो होती है वो उस टाइम कुछ भी नहीं होगी, केवल नंबर्स होगा। इसकी जो वैल्यू होगी वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जो रियल वैल्यू है युआन की वो गिरती जा रही है। इसीलिए युआन की करेंसी को छोड़ के ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं या हांगकांग की जो करेंसी है उसके ऊपर इसके जो एसेट्स है वो खरीद रहे हैं। और जो लोग कम्प्लीटली नहीं भी शिफ्ट हो रहे हैं ना, वो इसको हैज की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि थोड़ा यहाँ रखो थोड़ा यहाँ रखो। अगर बहुत ज़्यादा हमारा जो युआन है ये टूट जाता है तो इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हम लोग को मिल जाएगा। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर जो है वो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करा है, वो ये है कि हांगकांग का जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो उसका यील्ड ज़्यादा है ये जो युआन की पॉलिसीज़ है इससे कर, यानी कि चाइना की पॉलिसीज़ है उससे। 4.7% का हांगकांग जो है वो यील्ड देता है, और चाइना का यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 3% का जो ये यील्ड है ये देता है। तो ये सब चीज़ है, इसकी वजह से जो कहा जा रहा था ना कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, चाइना रिप्लेस कर लेगा, इस पे एक बड़ा सेटबैक मिलता है चाइना को। कोई भी कंट्री किसी इस करेंसी में क्यों पेमेंट रिसीव करना चाहेगी जो इतना ज़्यादा टूट सके। हो सकता है आज वो 100 युआन का पेमेंट रिसीव करती है तो कल को ये युआन और टूट जाए और इसकी वैल्यू उतनी रहे ही ना। इसीलिए हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये जो न्यूज़ है ये अभी उतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है कि जो लोगों ने मूड बनाया होगा युआन पर शिफ्ट करने के लिए वो इससे अपना मूड चेंज कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग कह सकते हो कि एक नज़र जो है वो इस पे पैनी बनाई होगी इन लोगों ने। इन सब चीज़ का जैसा कि हम लोग ने देखा फ़ायदा थोड़ा बहुत इंडिया को हो रहा है, इंडिया के इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ जो यहाँ पर यह है वो ये है कि इंडिया का जो रुपये है इसको लेके भी लगातार काम करने की ज़रूरत है। इसमें भी जो इंटरनेशनलाइजेशन है रुपये करंट का, इसको भी करने के लिए हम लोगों को जो मेहनत है वो लगातार करती रहनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप लोग देखो तो इंडियन रुपी जो है ये रिलेटिवली बाकी करेंसी से थोड़ा बहुत स्टेबल रही है, ये ज़्यादा प्रॉमिसिंग है युआन से। भले ही इंडिया की जो इकोनॉमी के साइज है वो चाइना की इकोनॉमी से कम है, और जाहिर सी बात है इसका जो क्रेडिट है वो जाना चाहिए इंडिया की आरबीआई को। और इसीलिए आप लोग को पता होगा इसी आप लोग कह सकते हो कंट्रीब्यूशन के लिए जो आरबीआई के गवर्नर है शांतिकांत दास, इनको हाल में ही इसी साल के लिए जो गवर्नर ऑफ द अवार्ड है वो मिला हुआ है। तो इसकी जो कमियां है रुपए को जो रोके हुए इंटरनेशनलाइज होने में, उसको लगातार सुधारते रहने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। आने वाले टाइम में अपना भी स्पेस रुपए जो है वो क्रिएट कर पाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है अगर इस पे काम किया जाता है तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।